1903 में राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया दुनिया का पहला सफल हवाई जहाज। ठीक 13 साल बाद रॉबर्ट गोडार्ड ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पहला तरल ईंधन से चलने वाला रॉकेट। एक ऐसी तकनीक जो अविश्वसनीय में विकसित होगी। आज हमारे पास मशीनें हैं। 1965 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पहले मानव बने। एक रस्सी और एक स्पेससूट के अलावा किसी और चीज से सुरक्षित पृथ्वी के पैमाने का इस तरह अनुभव किया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन 2 दशक बाद तक ऐसा नहीं था कि मनुष्य वास्तव में अंतरिक्ष में उड़ेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को अधिक गतिशीलता प्रदान करने के लिए स्पेसवॉक के दौरान नासा ने एक नई मशीन विकसित की, जिसे एमएमयू या मानवयुक्त युद्धाभ्यास इकाई कहा जाता है। ये अनिवार्य रूप से ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स के साथ एक विशाल जेट पैक था, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष यान के चारों ओर आसानी से घूमने की अनुमति देता था। एमएमयू के शुरुआती डिजाइन 60 के दशक की शुरुआत से विकास में थे। जेमिनी मिशन के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन 1984 तक ऐसा नहीं हुआ था कि जेटपैक का इस्तेमाल पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया गया था। यहां तक कि 80 के दशक के मध्य तक स्पेसवॉक कोई आसान काम नहीं था। 8 घंटे की स्पेसवॉक करने के लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक चुनौतियां बहुत बड़ी थी। उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक स्पेससूट अविश्वसनीय रूप से कठोर थे। इसलिए जबकि जेटपैक अंतरिक्ष की सैर को आसान काम नहीं बनाएगा, विचार यह था कि अंतरिक्ष यात्रियों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए और उन्हें इसकी अनुमति दी जाए उनकी मांसपेशियों पर दबाव डाले बिना हिले। जेटपैक का आकार एक बड़े बैकपैक जैसा था, जो अंतरिक्ष यात्री के स्पेससूट पर जीवन समर्थन प्रणाली से जुड़ा होगा। इसमें 2 बड़े एल्यूमीनियम टैंक हैं, जिनमें से प्रत्येक में 9 किलोग्राम नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन का उपयोग जेटपैक के चारों ओर रखे गए 24 थ्रस्टर्स के लिए प्रणोदक के रूप में किया जाएगा। ये ठंडे गैस थ्रस्टर्स थे, जो जोर पैदा करने के लिए नाइट्रोजन के छोटे छोटे विस्फोट छोड़ते थे। जैसे ही नाइट्रोजन को टैंक से छोड़ा जाता था, ये फैलता था और थ्रस्टर के नोजल के माध्यम से बाहर निकलता था, जिससे थोड़ी मात्रा में जोर पैदा होता था और अंतरिक्ष यात्री हिल जाता था। ये अनिवार्य रूप से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर उपयोग की जाने वाली वही प्रणाली है, जहां रॉकेट को लैंडिंग के लिए उन्मुख करने के लिए एक श्रृंखला पोफ कोल्ड गैस नाइट्रोजन थ्रस्टर्स का उपयोग किया जाता है। इन कोल्ड गैस थ्रस्टर्स को काम करने के लिए उच्च दबाव पर संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। जेटपैक में नाइट्रोजन को 4500 psi पर संग्रहित किया गया था, जो पृथ्वी पर हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसके दबाव का लगभग 300 गुना है। लेकिन इन थ्रस्टर्स में एक खामी थी। दाईं ओर वाला यॉ पिच और रोल की घूर्णी गति को नियंत्रित करेगा। इसके साथ अंतरिक्ष यात्री पॉइंट एक की एक्सेलरेशन से गति कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी गतिविधियों पर वास्तव में सटीक नियंत्रण मिलेगा। स्पेसवॉक करते समय जेट पैक हो जाता है। इसमें 6 घंटे तक चलने के लिए पर्याप्त प्रणोदक और बैटरी जीवन था। लेकिन जेटपैक के प्रतिभाशाली डिजाइन के लिए धन्यवाद, ये किसी अन्य क्रू सदस्य द्वारा बहुत जल्दी रिचार्ज और रीफिल करने में सक्षम था, जिससे इसे अगले 6 घंटे तक चलाने की अनुमति देता है। जेटपैक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अद्भुत नए उपकरण की तरह लग रहा था। लेकिन पहली ही परीक्षण उड़ान में चीजें योजना के मुताबिक नहीं रहीं। जो अंतरिक्ष यात्री जेटपैक का परीक्षण करेंगे वे ब्रूस मैककंडलेस और रॉबर्ट स्टीवर्ट थे। जेटपैक की कार्यक्षमता का परीक्षण करने के लिए यह एक बहुत ही सरल स्पेसवॉक होना था। लेकिन स्पेस शटल छोड़ने से पहले ही रॉबर्ट के लिए समस्याएं शुरू हो गई। एयरलॉक में रहते हुए रॉबर्ट ने अपने स्पेससूट में अपने कानों और वायुमंडल के बीच के दबाव को बराबर करने के लिए जम्हाई की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया। लेकिन ऐसा करते हुए उनकी संचार टोपी पर ठोड़ी का पट्टा टूट गया और उनके माइक्रोफोन और हेडफोन उनके सिर पर तैरने लगे। वो नहीं चाहते थे कि मिशन नियंत्रण को इस समस्या के बारे में पता चले यदि उन्होंने स्पेसवॉक को रद्द कर दिया। इसलिए
उन्होंने स्पेस शटल के अंदर ब्रूस और चालक दल के साथ इस पर बात की और इसके लिए जाने का फैसला किया। अपने माइक्रोफोन को अब अपने चेहरे से आधा ऊपर रखते हुए रॉबर्ट को हर बार मिशन नियंत्रण के साथ संवाद करने पर अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाना पड़ता था। उनके हेलमेट के अंदर सूखे शुद्ध ऑक्सीजन वातावरण के साथ इस सारी चिल्लाहट ने उनके गले में अविश्वसनीय रूप से दर्द पैदा कर दिया। लेकिन अगर वो अपने पीने के भूसे तक पहुंचने के लिए अपनी ठोड़ी डुबो देता तो उसका हेडसेट ढीला हो जाता, जिससे संचार लगभग असंभव हो जाता। इसके बावजूद उन्होंने जेटपैक का परीक्षण करते हुए और स्पेस शटल से लगभग 100 मीटर दूर उड़ान भरते हुए स्पेस वॉक जारी रखा। यही वो समय था जब उन्हें अपनी अगली समस्या का पता चला। उनके स्पेस सूट में शीतलक, जो ठंडे पानी को ठंडा करता था, बर्फ से अवरुद्ध हो गया। अपनी सुरक्षा चेकलिस्ट के बाद उन्होंने तापमान नियंत्रण को ठंड में बदल दिया, जो बर्फ को पिघलाने के लिए शरीर के तापमान का उपयोग करते हुए उनके सूट के चारों ओर अधिक पानी फैलाता था। इससे तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि वो अभी-अभी अटलांटिक महासागर में कूद गया है। इसलिए उसने जल्दी से इसे सामान्य तापमान पर वापस ला दिया। अब विचारों से बाहर उन्होंने स्पेस सूट फैन और पानी के पंप को बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि बर्फ एक ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगी और अंतरिक्ष के निर्वात में गायब हो जाएगी। हालांकि इन सब के कारण उनके हेलमेट में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया, जिससे उनकी सांस गहरी हो गई, जिससे उन्हें पंखे को वापस चालू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में स्पेस शटल में वापस आने और स्पेस वॉक समाप्त करने से पहले रॉबर्ट ने अपनी अंतरिक्ष सैर के दौरान कई बर्फ की रुकावटों का सामना किया। अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में सबसे कठिन अंतरिक्ष सैर में से एक होने के बावजूद रॉबर्ट 2 दिन बाद जेटपैक का उपयोग करके एक और प्रदर्शन करने के लिए बाहर गए। अपनी संचार टोपी को सुरक्षित करने के लिए थोड़े से टेप के साथ उन्होंने एक निर्दोष उड़ान का अनुभव किया। भविष्य के मिशनों पर जेटपैक का उपयोग करने वाले कई अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे उड़ान भरने का सपना पाया। इसने अंतरिक्ष यात्रियों को जिस स्तर का नियंत्रण प्रदान किया वो अविश्वसनीय था। लेकिन दुख की बात है कि इसका उपयोग अधिक समय तक नहीं किया गया था। 1984 के अंत में जेटपैक का अंतिम बार उपयोग किया गया था। चैलेंजर आपदा के बाद शटल कार्यक्रम के कई हिस्सों को सुरक्षा के लिए फिर से डिजाइन किया जाना था। जेटपैक को एक अनावश्यक जोखिम माना जाता था। जैसे जैसे शटल का विकास होता गया, स्पेस वॉक करना आसान होता गया। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री कभी खुद को अंतरिक्ष में तैरता हुआ पाता है, तो वे अंतरिक्ष स्टेशन पर वापस जाने में मदद करने के लिए थोड़े समय के लिए इस जेटपैक का उपयोग कर सकते हैं। और हालांकि जेटपैक कभी भी एक उड़ान मशीन के रूप में अपनी पूरी क्षमता से बाहर नहीं रहा, ये देखना आश्चर्यजनक है कि इस तरह की चीजें भविष्य में कैसे वापसी कर सकती हैं, जब हमारे पास अंतरिक्ष में अधिक से अधिक लोग हो।